18 वर्षीय रज्जो ने जब से शादी के बाद ससुराल की दहलीज पार की थी, तब से वो उस बड़ी सी हवेली की भव्यता और वैभव को कौतूहल भरी नज़रों से देखे जा रही थी। गृह प्रवेश के बाद कुछ खास रस्में हुई नहीं और रज्जो को बड़े ठाकुर सूर्य प्रताप जी के आदेश पर सीधे ही उसके सुहागरात के कमरे में पहुंचा दिया गया था। हालांकि लगभग 45 वर्षीय सूर्य प्रताप जी की रज्जो के साथ ये दूसरी शादी थी। कुछ सालों पहले ही उनकी पहली पत्नी का देहांत हो चुका था, लेकिन रंगीन मिजाज सूर्य प्रताप जी अपनी जिंदगी की दूसरी सुहागरात को भी खास और यादगार बनाना चाहते थे। रज्जो वैसे तो थकी हुई थी, लेकिन उस बड़े से कमरे की साज सज्जा और चमक दमक देखकर उसकी थकान छू हो गई थी। कभी वो छत की ऊंचाई देखती तो कभी छत के बीचों बीच झूलते हुए बड़े से झूमर को देखती। इतना भव्य कमरा उसका है, इस ख्याल से ही वो प्रफुल्लित हो उठी। अपने कुंवारे सपनों में खोई हुई वो बेसब्री से अपने सपनों के राजकुमार के आने की प्रतीक्षा कर रही थी। रज्जो के मन में पति को लेकर एक सुदर्शन युवक की छवि बनी हुई थी, लेकिन उस बेचारी को कहाँ पता था कि पति के रूप में कोई प्रौढ़ व्यक्ति उसके कमरे में आने वाला है। उस बेचारी ने तो अभी तक अपने पति को देखा तक नहीं था। रज्जो की किस्मत भी काली स्याही से लिखी गई थी। जब रज्जो का जन्म हुआ तो उसके जन्म के साथ ही उसकी माँ ने अंतिम सांस ली। उस बिन माँ की बच्ची को उसके परिवार ने अपनाने से इनकार कर दिया। तब उसकी नानी उसे अपने साथ ले आई, लेकिन बूढ़ी और कमज़ोर नानी भी आखिर कब तक उसकी परवरिश करती। कुछ सालों में वो भी स्वर्ग से धार गई। नानी के गुजर जाने के बाद उसके मामा मामी ही उसके अभिभावक बन गए थे। मामी उसे बोझ की तरह ही समझती थी और मामा भी बस लोक लाज के डर से उसे पाल रहे थे। रज्जो थोड़ी बड़ी हुई तो उसकी मामी उससे घर के सभी काम करवाने लगी। रज्जो धीरे धीरे इसी तरह बड़ी होती गई। वह रात को अकेले में खूब रोती थी। अकेलापन उसे खोखला करता जा रहा था। वो किसी के प्यार के लिए तरसती थी, लेकिन उसके जीवन में प्यार का नामो निशान नहीं था। आखिरकार 18 वर्ष की होते ही उसकी मामी ने उसकी शादी करवा दी। रज्जो को पता नहीं था कि उसके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है। इतनी बड़ी हवेली की बहू बनकर वो अपनी किस्मत पर इतरा रही थी और सोच रही थी कि उसकी नानी सही कहती थी कि वह ससुराल में रानी की तरह रहेगी और उसे खूब प्यार और मान सम्मान मिलेगा। उसे लग रहा था कि आज उसकी नानी की कही हुई बात सच हो गई थी, लेकिन उस मासूम को कहाँ पता था कि उसकी मामी ने मोटी रकम लेकर रज्जो से लगभग 20 साल बड़े व्यक्ति से उसकी शादी करवा दी थी। इस रिश्ते में प्रेम का नामो निशान नहीं था। बड़े ठाकुर साहब ने तो केवल अपनी अतृप्त कामनाओं को तृप्त करने के लिए रज्जो का चुनाव किया था, क्योंकि रज्जो देखने में बड़ी ही खूबसूरत और कमसिन थी। उसकी गहरी काली आंखें, सुराहीदार गर्दन और सांचे में ढला खूबसूरत बदन देखकर ठाकुर साहब उसे किसी भी कीमत पर अपना बना लेना चाहते थे। अब वो बस किसी तरह भी उसकी खूबसूरती का रसपान कर लेना चाहते थे। वो प्रेम और भावनाओं में यकीन नहीं करते थे। रज्जो को अंदाजा भी नहीं था कि आज उसके कुंवारे सपने कैसे टूटकर चकनाचूर होने वाले हैं। लगभग घंटे भर के बाद ठाकुर साहब शराब के नशे में चूर लड़खड़ाते हुए कमरे के भीतर आए। दरवाजे को अंदर से बंद करके गहरी सांस छोड़ते हुए मुस्कुराए और मदमस्त हाथी की तरह झूमते हुए आगे बढ़े। रज्जो शर्म के मारे सिमट गई और उसने अपने पैरों को सिकोड़ लिया, जिसके कारण पलंग पर बिछी हुई सफ़ेद चादर भी सिकुड़ गई। कमसिन दुल्हन की इस अदा पर ठाकुर साहब प्यासी निगाहों से उसे घूरते हुए आगे बढ़ने लगे। रज्जो लंबा सा घूंघट निकाले हुए सिर झुकाए हुए बैठी थी। उसके शरीर में सनसनाहट सी होने लगी कि अब उसका पति उसका घूंघट उठाएगा। अगले ही पल ठाकुर साहब ने उसका घूंघट भी उठा दिया। रज्जो ने शर्मा कर अपनी पलकें मूंद लीं, लेकिन शराब के बदबू से उसने चौंक कर आंखें खोलीं और अपने सामने ठाकुर साहब जैसे उम्र दराज इंसान को देखकर रज्जो हैरानी से उछल कर उठ खड़ी हुई और दहशत के मारे चीखते हुए बोल पड़ी, कौन हैं आप और इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? ठाकुर साहब अपनी मूंछों पर ताव देते हुए बोले, अरे सुंदर बाला, हम ही तो आपके पति परमेश्वर हैं। आओ और जल्दी से हमें अपनी सुंदरता का रसपान करने दो। वो मादक मुस्कान के साथ बोले तो रज्जो के होश ही उड़ गए। उसे कहाँ पता था कि पति के रूप में उसे ऐसा इंसान मिला है। रज्जो गिड़गिड़ाने लगी, मुझे जाने दीजिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। ठाकुर साहब घिनौनी हंसी हंसते हुए बोले, हमने तुम्हारी कीमत चुकाई है, ऐसे कैसे तुम्हें जाने दे। जाने मन अब हमें और न तरसाओ। रज्जो भयभीत हिरनी की भांति कांपने लगी थी। ठाकुर साहब से और इंतजार नहीं हुआ। उन्होंने बिना रज्जो की सहमति के
उसके साथ अपने सभी अरमान पूरे किए और मुंह फेर कर खर्राटे मारने लगे। रज्जो अपने चेहरे और बदन पर नाखूनों के ढेर सारे निशान लिए हुए देर रात तक सिसकती रही। उसका पोर पोर दर्द से चूर हो रहा था। ऐसी सुहाग रात की तो उसने कल्पना भी नहीं की थी। उस रात के बाद उसके जीवन की हर रात दर्द और सिसकियों में डूब रही थी। रज्जो भले ही हवेली की ठकुराइन थी, लेकिन बंद कमरे में वो बस भोग की वस्तु थी। रज्जो को अब आने वाली रातों से दहशत सी होने लगी थी। हर रात वही दरिंदगी, रज्जो के आंसू और दर्द, रोज रात की यही कहानी हो गई थी। रज्जो कई बार सोचती थी कि वो अपनी जान दे दे, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी। रज्जो अपने जीवन से हताश हो चुकी थी और बस एक रोबोट की तरह बिस्तर पर अपने पति की इच्छाओं को पूरा कर देती थी। एक दिन हवेली में बहुत चहल पहल थी। रज्जो को पता चला कि ठाकुर साहब का बड़ा बेटा वीर प्रताप शहर से अपनी पत्नी सोनिया के साथ आने वाला है। दोपहर होते होते वो दोनों आ गए थे। वीर प्रताप पिता का ही प्रतिरूप था, लेकिन उनकी तरह कठोर हृदय का नहीं था। वो लोगों के प्रति उदार था और उसका स्वभाव भी बहुत कोमल था। उसे ये तो पता था कि उसके पिता ने दूसरी शादी की है, लेकिन ये नहीं पता था कि वो इतनी कम उम्र की दुल्हन ले आए होंगे। रज्जो को देखते ही वीर प्रताप और सोनिया दोनों ही स्तब्ध रह गए थे, क्योंकि रज्जो वीर प्रताप जी से भी थोड़ी छोटी उम्र की थी। वीर प्रताप ने अकेले में पिता से नाराजगी जताते हुए कहा, पिताजी, ये सब क्या है? आप इतनी कम उम्र की पत्नी क्यों लेकर आए हैं? क्या आपको नहीं लगता कि ये उस मासूम के साथ अन्याय है? बेटे की बातों का ठाकुर साहब के पास कोई जवाब ही नहीं था। वीर प्रताप बहुत नाराज था। साथ ही उसकी पत्नी सोनिया का हृदय भी रज्जो के लिए सहानुभूति से भर उठा था। सोनिया रज्जो की तकलीफ दूर करने का उपाय सोचने लगी, क्योंकि एक स्त्री होते हुए वो दूसरी स्त्री के दर्द को भली भांति महसूस कर पा रही थी। वो रोज देखती कि रज्जो बस एक मृत देह की तरह पति के अरमानों की संतुष्टि करके दिन भर शून्य में ताकती रहती थी। रज्जो का भावहीन चेहरा देखकर सोनिया का कलेजा कटकर रह जाता था। रज्जो न हंसती मुस्कुराती थी, न ही किसी से कोई बात करती थी। इधर वीर प्रताप की छुट्टियां भी खत्म होने वाली थीं, इसलिए सोनिया की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। एक रात सोनिया ने अपने पति से कहा, सुनिए जी, अगर बच्चों से कोई गलती हो जाती है तो बड़े उसे सुधारते हैं ना? तो आज अगर आपके पापा किसी मासूम लड़की की जिंदगी नरक बनाए हुए हैं, तो क्या हम कुछ नहीं कर सकते हैं? वीर प्रताप गंभीर स्वर में बोला, रज्जो की कुछ मदद करना तो मैं भी चाहता हूं, लेकिन क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता। पति की बात सुनकर सोनिया को हिम्मत मिली और उसने अपनी योजना वीर प्रताप के कानों में बताई, जिसे सुनकर वीर प्रताप की मुस्कान चौड़ी हो गई और वो प्रशंसा भरी नजरों से पत्नी की तरफ देखने लगा। लेकिन अब इस योजना को सफल बनाने के लिए रज्जो को विश्वास में लेना बहुत जरूरी था और इस कार्य को करने का जिम्मा सोनिया ने उठाया। सोनिया एक दिन मौका देखकर रज्जो के पास जाकर प्यार से उसका हालचाल पूछने लगी, तो इतने दिनों के बाद थोड़ा अपनापन पाकर रज्जो हिचकियां लेकर रोने लगी। सोनिया ने उसे सांत्वना देते हुए पानी पिलाया। धीरे धीरे रज्जो सोनिया से खुलने लगी थी और अपने मन का दर्द भी उससे साझा करने लगी थी। एक दिन सोनिया ने लाजो से कहा कि यदि तुम इस नरक भरे जीवन से निकलना चाहती हो तो मैं और मेरे पति इसमें तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें भी हिम्मत दिखानी होगी। इतना कहकर सोनिया ने अपनी योजना के बारे में रज्जो को भी बता दिया। पहले तो रज्जो डर गई, लेकिन फिर उसने सोचा कि ऐसे भी जिंदगी जहन्नुम बनी हुई है तो हिम्मत करके देख लेते हैं। उसने सहमति दे दी तो वीर प्रताप और सोनिया आगे की तैयारियों में जुट गए। निश्चित दिन रात के भोजन के बाद वीर प्रताप ने ठाकुर साहब के दूध के गिलास में नींद की गोलियां मिलाई और रज्जो के वहां से निकलने का इंतजाम किया। सोनिया ने अपनी सहेली को कार लेकर बुला लिया था। वो एक महिलाओं के उत्थान से जुड़े हुए एनजीओ के लिए कार्य करती थी। रज्जो रातों रात उस हवेली से बहुत दूर जा चुकी थी। वीर प्रताप जानता था कि उसके पिता जब सुबह जागेंगे तो हवेली में बहुत बड़ा हंगामा होगा। अभी तो उन्होंने रज्जो को हवेली से दूर भेज दिया था, लेकिन अभी ठाकुर साहब को सबक सिखाना बाकी था, ताकि वो भविष्य में किसी और लड़की के साथ खिलवाड़ न कर सकें। आने वाली सुबह का सूरज सभी की जिंदगी में कुछ न कुछ परिवर्तन लाने वाला था। आगे क्या हुआ, रज्जो के जीवन का क्या हुआ, सोनिया और वीर प्रताप ने ठाकुर साहब को कैसे सबक सिखाया, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर पढ़िए। और अगर आपको अगले भाग का लिंक चाहिए तो कमेंट करिए, हम आपको लिंक जरूर देंगे। धन्यवाद दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारी लिखी हुई और नई कहानियों के लिए
सेंटिमेंटल सागास चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।